स्टार्ट। अच्छा, एक चीज बच्चे मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप लोगों का ये जो थोरेसिक सर्जरी का लेक्चर है ये जनरल सर्जरी के और सिस्टेमिक सर्जरी दोनों के पॉइंट्स को कवर करेगा। तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग नहीं करेंगे। आपने स्केड्यूल में भी देखा होगा मैंने जनरल प्लस सिस्टेमिक सर्जरी लिखा है, तो हम लोग दोनों तरह से ये कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चे, न्यूमोथॉरक्स जो है ये मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पूरी सर्जरी का। इवन कि मैं एब्डोमेन के यूरोजेनिटल के सवालों को मिला के कह रहा हूं, न्यूमोथॉरक्स का सिनेरियो मेडिसिन के अंदर और सर्जरी के अंदर हर हाल में आता ही आता है। किसी ना किसी एक पेपर में आएगा, एमसीक्यूज के अंदर आएगा, डिफरेंट कॉजेज आपको इसकी पता होनी चाहिए। अच्छा, न्यूमोथॉरक्स को रियल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा दूं आपको, जो कि आपको क्लिनिकल लाइफ में भी काम आएगी, हॉस्पिटल में काम आएगी खास तौर पे, कि आपसे पूछा जाता है कि एक बंदे को न्यूमोथॉरक्स है, उसके लिए हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, ठीक है। तो याद, यानी कि मैंने उस पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है, और मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि इसको न्यूमोथॉरक्स है। सस्पेक्ट मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सीडेंट से हो के आया है, तो उसके अंदर मुझे कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए? आपका आंसर क्या होगा? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी चाहिए, फिल फोर आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। याद रखिएगा, न्यूमोथॉरक्स का जो डायग्नोसिस होता है दैट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। अगर आप पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराने में लगे रहेंगे तो वो फोर्थ भी हो सकता है, उसकी सैचुरेशन बिल्कुल ड्रॉप कर सकती है। मैं बार बार ये वाली बात लिखवा दूं, यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ न्यूमोथॉरक्स, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ न्यूमोथॉरक्स। तो आपने सबसे पहले जो ऊपर बोल्ड में बड़ी बड़ी लाइन लिखनी होती है वो ये लिखनी है कि न्यूमोथॉरक्स इज अ डायग्नोसिस, इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। बट इफ वी हैव सस्पिशन आफ्टर गिविंग इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट वी कैन गो फॉर एक्सरे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो डायग्नोसिस है दैट इज क्लिनिकल। किसी भी बच्चे का ये एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस करके, और हमें हिस्ट्री पता होती है कि पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट है उसके, और इवन के स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरक्स के पेशेंट्स भी आते हैं, तो उसके बाद हम लोग इमीडिएटली उसको रिससिटेट करने के बाद हम उसके चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। न्यूमोथॉरक्स के पेशेंट को हम लोग फिल फोर नहीं भेजते एक्सरे करने के लिए, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे इसकी बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो दो लंग्स अल्लाह ताला ने बना के दिए हैं, तो इसके इर्द गिर्द आपकी दो प्लूरल लेयर्स होती हैं। एक होती है विसरल लेयर, और विसरल लेयर के ऊपर आपकी मौजूद होती है पैराइटल लेयर, ठीक है। और दोनों जो होती हैं वो लंग की हाइलम पे एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। इनके बीच में बच्चे जो पोटेंशियल स्पेस होती है इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर थोड़ा सी बिल्कुल थोड़ी अमाउंट्स में, मिनिमल अमाउंट्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। इन केस अगर किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो प्लूरल लेयर्स है इनके अंदर ब्रीच होता है, इसके अंदर होल क्रिएट हो जाता है, तो नेगेटिव प्रेशर जो प्लूरा का होता है वो खत्म हो जाता है। यह आपने याद रखना है, जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग होता है वो बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब वो लंग तो जो है बच्चे वो तो कोलैप्स कर गया, वो बिल्कुल श्रंकन हो सकता है, लेकिन तो फिर हमें क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिलेगी? क्लिनिकल फाइंडिंग ये मिलती है कि प्लूरल कैविटी के अंदर सारी की सारी जो एयर होती है वो बाहर आती है। जब बहुत ज्यादा एयर भरेगी तो जो नोट होता है बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं परकशन नोट, वो आपको रेजोनेंट या हाइपर रेजोनेंट सुनाई दे सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्लिनिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरक्स, यानी कि बैठे बैठाए न्यूमोथॉरक्स का हो जाना। जो न्यूमोथॉरक्स है स्पॉन्टेनियस वाली, इसकी फर्दर टू कॉजेज हैं जो कि फाइनल ईयर के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती, तो प्लीज इन कॉजेज को गौर से देखो अब ये कौन सी होती हैं। एक होती है बच्चे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरक्स, दूसरी होती है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरक्स। जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरक्स है इसका आइडियल कैंडिडेट जो बंदा आपको मिलता है दैट इज अ यंग पेशेंट। 75% केसेस में ऐसे लोगों को होती है। प्राइमरी का मतलब है कि इसकी कॉज हमें नोन नहीं है, ठीक है। कॉज क्यों नहीं नोन, ये मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली इसका मैकेनिज्म होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये लंग्स हैं और लंग्स के ऊपर ये देखें कि ये विसरल प्लूरा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये पैराइटल प्लूरा ऐसे करके शो कर देता हूं, तो अगर किसी भी यंग बंदों के अंदर ये प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनको सब प्लूरल ब्लब्स मौजूद होते हैं। ब्लब्स का क्या मतलब है बच्चे? ऐसे ऐसे बबल्स मौजूद होते हैं उनके
प्लूरा के इमीडिएटली नीचे, विसरल प्लूरा के इमीडिएटली नीचे, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोगों के अंदर होती है जो कि यंग होते हैं, बिल्कुल टीनेजर टाइप के लोग, और 20s में अपने या अपने टीन्स में जो होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लीन बॉडी मास होता है वो बहुत कम होता है, और दे आर टॉल, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जो सब प्लूरल ब्लब्स होते हैं जब ये रप्चर करते हैं तो आपको पता है ना कि लंग्स आपके ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड हैं, और आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हो उस ट्रेकिया के थ्रू। तो जो एयर ट्रेकिया के थ्रू अंदर आ रही है लंग्स में, वो ब्लब्स के थ्रू अंदर जा सकती है। अगर ब्लब्स फट जाए तो प्लूरल कैविटी में जा सकती है। ये मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दिया है। तो सब प्लूरल ब्लब्स जो होते हैं दे कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स इन यंग पेशेंट्स। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो टिपिकली कौन से लोब्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे टिपिकली जो इसके अंदर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर एपेक्स। एपेक्स जो होता है यानी कि अपर लोब की जो एपेक्स होती है वो टिपिकली इन्वॉल्व होती है, दोनों लंग्स की इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरी बात कि जो आपका सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है ये किन लोगों में होता है। बच्चे ये कॉमनली उन लोगों में होता है जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही होती है, जैसे कोई नेक्रोटाइजिंग लंग की डिजीज हो, कोई नेक्रोटाइजिंग निमोनिया टाइप हो, ठीक है। इसके अलावा टीबी हो। अब छोटी सी एक एग्जांपल और देता चलता हूं कि फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में आप लोग ये पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा बैक्टीरियम है दैट इज नोटोरियस टू कॉज एयर सिस्ट। व्हाट आर एयर सिस्ट? ऐसी सिस्ट जिनके अंदर हवा भरी हो। वैसे तो आपने यही सुना है ना कि सिस्ट के अंदर लिक्विड भरा होता है, मतलब कोई किसी भी किस्म का फ्लूइड हो सकता है और वो एपिथेलियल लाइंड होती हैं। लेकिन a bacterium known as Staphylococcus aureus causes a pneumonia that produces pneumatoceles, ठीक है। तो ये जो न्यूमेटोसील्स होती हैं निमोनिया के पेशेंट के अंदर, ये सिर्फ स्टैफ ऑरियस नोटोरियस है ये करवाने के लिए, बाकी बैक्टीरिया बहुत अनकॉमन है न्यूमेटोसील्स कराने के लिए। तो न्यूमेटोसील्स कैन आल्सो लीड टू न्यूमोथोरैक्स, लेकिन उसके अंदर आपको कॉज पता होगी कि पेशेंट निमोनिया से सफर कर रहा है जो कि स्टैफ ऑरियस की वजह से हुआ है। तो ये भी एक कॉज बन सकती है न्यूमोथोरैक्स की। उसके बाद बच्चे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल एम्फीसीमा एंड न्यूमोथोरैक्स। बच्चे सर्जिकल एम्फीसीमा हम इस कंडीशन को कहते हैं कि अगर टिश्यूज के अंदर एयर आ जाए, ठीक है, एयर इन टिश्यूज इज नोन एज सर्जिकल एम्फीसीमा। यानी कि जो आपकी नेचुरल कैविटीज है बॉडी में वो तीन है, प्लूरल कैविटी, हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी, एब्डोमेन की पेरिटोनियल कैविटी। इन कैविटीज के अलावा किसी टिश्यू के अंदर अगर एयर पेनिट्रेट कर जाती है किसी ट्रॉमा की वजह से तो दैट इज यूजुअली सर्जिकल एम्फीसीमा। एक बात मेरी पल्लू से बांध लीजिएगा और आप लोगों ने अपने आंसर के अंदर भी ये वाली बात लाजमी लिखनी है कि जब भी कोई पेशेंट ट्रॉमा का आए और हम सर्जिकल ट्रॉमा मतलब उसको है और उसको हम लोग ATLS उसका जब परफॉर्म करते हैं तो उसके हम लोग बच्चे सेकेंडरी सर्वे के अंदर जब स्पेसिफिकली चेस्ट देखते हैं, एब्डोमेन देखते हैं, ये सब देखते हैं तो हम लोग सर्जिकल एम्फीसीमा लाजमी चेक करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सर्जिकल एम्फीसीमा चेक करने का क्या तरीका होता है। सिंपली बच्चे आप जब पेशेंट के चेस्ट पे एंटीरियरली पोस्टीरियरली रिब्स के ऊपर आप लोग हाथ रखते हैं, ठीक है, हल्का हल्का प्रेस करते हैं उनको, तो आपको बिल्कुल जैसे पत्तों की सरसराहट होती है, जैसे आपको लगेगा नीचे उसकी स्किन के एयर बबल्स बने हुए हैं, तो बिल्कुल वैसी एयर आपको महसूस होगी जिनको हम लोग कहते हैं क्रेपिटेशन, ठीक है, या क्रैप्स जिनको हम लोग कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ये सर्जिकल एम्फीसीमा का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके लिए आपको पैल्पेट करना होता है बंदे को, बजाय इसके कि आप लोग उसको वो करें, ऑस्कल्टेट करें, ठीक है। पैल्पेशन जो होती है वो इसके अंदर ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद बच्चे एक और बात आपको जो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होती है वो क्या होती है। बच्चे टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर, और इसका पहले मैं आपको एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट देता चलूं, ये एक लंग है, ये भी वो सेम ही लंग है, लेकिन मैं इनके अंदर पैथोलॉजी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये विसरल प्लूरा, ये पैराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा, सारी की सारी ऐसे लाइन कर रही है। इसके ऊपर भी ये विसरल है, ये पैराइटल है, फिर ये विसरल है, और ये सारी विसरल इसको कवर कर रही है। अब आप ये देखें कि जो आपका होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जिसको मैं कह रहा हूं, वो बेसिकली मैं ऐसी न्यूमोथोरैक्स को कह रहा हूं जिसके अंदर प्लूरा के अंदर जो होल क्रिएट हुआ है, जो ब्रीच हुआ है, जो वहां पे उसकी कॉन्टिन्यूटी में जो ब्रेक आया है, उसके अंदर एयर अंदर आ भी सकती है प्लूरा के अंदर, ठीक है, और प्लूरा से बाहर एयर जा भी सकती है।
आ भी सकती है, जा भी सकती है। ऐसी न्यूमोथोरैक्स को हम लोग कहते हैं ओपन न्यूमोथोरैक्स या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। नंबर 2, एक ऐसी न्यूमोथोरैक्स भी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्लूरा होती है इसका एक फ्लैप बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। इस फ्लैप में से क्या होता है बच्चे कि एयर अंदर तो जा सकती है ऐसे करके, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। जब वो बाहर आने की कोशिश करती है तो ये फ्लैप उसको कवर कर लेता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स या क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इनको ओवरलुक नहीं करना। न्यूमोथोरैक्स इज, बस मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है ये बताने के लिए कि न्यूमोथोरैक्स आपके लिए क्या है, बस इसको चुप करके पढ़ो। अच्छा, आगे देखो बच्चे कि ये अब आप लोगों के लिए इससे ज्यादा अच्छा चार्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये इतना जबरदस्त चार्ट है। तुम लोग सर्जरी, अपनी जनरल सर्जरी की गंदी तरक्की किताबें खोल के देखो जो तुम लोगों ने गंदी गंदी ली हुई हैं, या फिर तुम लोग मेडिसिन की इवन बुक खोल के देखो, न्यूमोथोरैक्स का पता ही नहीं है और कि कैसे न्यूमोथोरैक्स को मैनेज करना है। दिस इज द बेस्ट चार्ट एवर डिवाइज्ड। ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी ने ये चार्ट डिजाइन किया है। मेडिसिन में भी तुमको यही लिख के आना है, सर्जरी में भी यही लिख के आना है। बेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर दी है। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा और हर बच्चे को ये चार्ट याद होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये रीड करके बता रहा हूं इसके अंदर क्या मैनेजमेंट है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, if bilateral या हीमोडायनामिकली अनस्टेबल प्रोसीड टू चेस्ट ड्रेन। कहता है कि अगर एक बंदे के अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो चुका है, क्लिनिकल सस्पेशन भी आ रहा है, परकशन पे आपको पता भी चल चुका है, ऑस्कल्टेशन पे भी पता चल चुका है, तो अब आप लोग, या अच्छा, दो कंडीशंस हैं, या तो वो बायोलैटरल है, दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर रही है, या फिर पेशेंट हीमोडायनामिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, थर्ड ईयर के अंदर आप लोग शॉक्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ के आए हैं और इस दफा जनरल सर्जरी में भी पढ़ लेंगे। तो जो न्यूमोथोरैक्स के अंदर यूजुअली शॉक होता है दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बल्कि नोट क्या कर लीजिए, ये आपको आना चाहिए वैसे ही। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है जिसके अंदर आपके वाइटल्स डिरेंज हो सकते हैं, पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में अगर ये दो कंडीशंस मिलती हैं तो फिर 4 आपने चेस्ट ड्रेन को पास करना है। अगर पेशेंट का एक लंग कॉम्प्रोमाइज है तो फिर भी आप थोड़ा सा टाइम बोरो कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए या कुछ सोचने के लिए। लेकिन अगर बायोलैटरल है और हीमोडायनामिकली कॉम्प्रोमाइज है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में होता ही है, तो फिर आपको चेस्ट ड्रेन पास करना है उस एयर को निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज ग्रेटर देन 50 एंड सिग्निफिकेंट स्मोकिंग हिस्ट्री या एविडेंस ऑफ अंडरलाइंग लंग डिजीज ऑन एग्जाम और चेस्ट एक्सरे। अब ये गौर से देख लो, अपनी आंखों के अंदर घुसा लो इस बात को। इसने चेस्ट एक्सरे के सामने ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि चेस्ट एक्सरे क्वेश्चनेबल है, कभी कराना चाहिए कभी नहीं कराना चाहिए, पेशेंट के वाइटल्स को देखते हुए, क्योंकि इतनी देर में वो कहीं फोर्थ ना हो जाए। अच्छा, आगे देखो, अगर ये वाले पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे, नो, यानी कि पेशेंट की एज 50 से कम है और स्मोकिंग की हिस्ट्री भी नहीं है, फिर आप सोचेंगे कि प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स है, यानी ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स में अगर साइज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है उस डिफेक्ट का, ठीक है, या न्यूमोथोरैक्स का, और ब्रेथलेस है पेशेंट, तो फिर आप क्या करेंगे, एस्पायरेट करवाएंगे उस एयर को यूजिंग 16 to 18 गैज का कैनुला, ठीक है। उसके बाद देखो कि सक्सेस हो जाती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर अगर साइज हो जाता है उसका और ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाती है, तो फिर आप लोग डिस्चार्ज कंसिडर करेंगे पेशेंट के लिए और उसको ओपीडी में बुलवाएंगे 2 to 4 वीक्स के बाद, ठीक है। अगर साइज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है और पेशेंट ब्रेथलेस है तो नहीं है मतलब, ठीक है, तो फिर भी आप उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर दूं, अगर डिफेक्ट ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर नहीं है और ब्रेथलेस नहीं है पेशेंट, फिर आप उस न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट नहीं करते, उसको आप हाथ नहीं लगाते, सिंपली फिर डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नो। अगर यस है तो फिर आपने ड्रेन करना है। अच्छा, उसके बाद देखो कि अगर सिग्निफिकेंट स्मोकिंग हिस्ट्री 3 और एज 50 से ज्यादा है और डिफेक्ट 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है या पेशेंट ब्रेथलेस है, यस, तो फिर आपने क्या करना है बच्चे, डायरेक्टली चेस्ट ड्रेन आपने डाल देना है, जो कि 8 to 14 फॉरेनहाइट का, फॉरेनहाइट नहीं बल्कि फ्रेंच यूनिट है ये, तो सॉरी, इसको करेक्ट कर लेंगे, फ्रेंच यूनिट है, फॉरेनहाइट नहीं है, फॉरेनहाइट तो टेम्परेचर का यूनिट है। अच्छा, ठीक है, ये फ्रेंच यूनिट्स हैं, तो आप फिर उसको पास करते हैं और उसको बच्चे आप एडमिट कर लेते हैं, उसको आप लोग जाने नहीं देते, ये आपने याद रखना है। अगर उसकी हिस्ट्री है सपोर्टिव और सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स की कैटेगरी में हमने उसको रखा है।
अच्छा, अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है और ब्रेथलेस 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, नो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ब्रेथलेस नहीं है पेशेंट, तो और यानी कि इसका मतलब है कि उसका साइज 1 to 2 सेंटीमीटर है, फिर 2 से कम तो यही मतलब हुआ ना कि 2 सेंटीमीटर से कम है साइज, फिर तो फिर आप लोग उसको 16 to 18 जी का कैनुला पास करेंगे, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है पेशेंट तो फिर आप लोग उसको तब भी एडमिट करेंगे, और नहीं होता तो फिर उसको 8 to 14 फ्रेंच यूनिट्स का ड्रेन डाल के और फिर आप लोग उसको एडमिट करेंगे। अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं बच्चे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड एस्पिरेशन। ड्रेन और एस्पिरेशन के अंदर क्या फर्क है? ड्रेन बच्चे बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पेशेंट के लंग्स हैं तो आप इसके अंदर एक ट्यूब डालते हैं जो कि पड़ी रहती है, और आप उसको मॉनिटर करते हैं अनटिल एंड अनलेस उसके प्रेशर जो होते हैं वो स्टेबल ना हो जाए, और ये आपका ऐसे करके एक नीचे केन होता है, और ये जो आपका ड्रेन होता है बच्चे, इसको आपने डबोया होता है लिक्विड के अंदर, आपके जार के ऊपर लिक्विड की मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह आप लोग हाउस जॉब में आएंगे तो देख लेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो एयर टाइट जार होता है जिसके अंदर आपका ड्रेन आपने कनेक्ट करना होता है। अच्छा, और दूसरी चीज ये देखें कि एस्पिरेशन में क्या होता है। एस्पिरेशन में ये होता है कि आप लोग सिंपली सक आउट करते हैं एयर को, ठीक है, सिरिंज के थ्रू। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्पेशल वो सिरिंज होती है। दूसरी चीज ये कैनुला आप कह लें, कैनुला के थ्रू, कैनुला के साथ वो सिरिंज अटैच करके तो करते हैं। तो इन दोनों बातों का फर्क याद रखना है, ये ना हो कैनुला को सिरिंज और सिरिंज को कैनुला बनाया हो, मैं ये क्लियर कर दूं पहले ही। प्राइमरी केसेस में हम लोग कैनुला यूज करते हैं, ठीक है। और आपको दूसरा ये पता होना चाहिए कि अगर साइज कम है सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स का फिर भी कैनुला यूज करते हैं। अगर साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर ड्रेन डालेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपका कैनुला फेल हो जाता है तो फिर ड्रेन डालेंगे। अब मैंने आपको दोनों की दोनों कंडीशन बता दी हैं। चलो अब ये देखो बच्चे कि आपने फिर पेशेंट को एडमिट करना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखना है और उसको 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना है। ये सिंपल सर्जिकल इंटरवेंशन है न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट के लिए। आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को लाजमी अब तक समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि न्यूमोथोरैक्स का जो रिस्क होता है वो क्या होता है। ये भी आपकी बेले की इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये मैं बता दूं आपसे, अक्सर पूछा जाता है न्यूमोथोरैक्स पे तो पूरे पूरे वाइवाज होते हैं, पूरा पूरा आपका स्टेशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बच्चे ये देखो, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो रिकरेंस रेट होता है वो किन लोगों के अंदर इंक्रीज होता है। वो वाले पेशेंट्स, ठीक है, जिनको पहली दफा फर्स्ट टाइम न्यूमोथोरैक्स हुआ होता है, फर्स्ट टाइम, उनके अंदर तकरीबन 33% के अंदर चांसेस होते हैं रिकरेंस रेट के, ठीक है। नंबर 2, जिनको सेकंड टाइम 2 दफा न्यूमोथोरैक्स हो चुका होता है, उनके अंदर तकरीबन 50% चांसेस होते हैं तीसरी एपिसोड होने के, ठीक है। और नंबर 3, जिनको 3 से ज्यादा दफा हो चुका होता है न्यूमोथोरैक्स, तो उनको रिपीटेडली होता ही जाएगा आगे भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और ये आपके एमसीक्यूज हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाए हैं, वरना ना लिखवाता। अच्छा जी, उसके बाद एक और आपको टेबल बताना है। ये देखो जरा आप लोगों के लिए, एक सेकंड जी, कि आपकी कौन सी ऐसी सर्जिकल इंटरवेंशन हैं जो कि हम लोग न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे को ऐसे बार बार हो रही है तो हमें उसकी कॉज को तो देखना है ना, कि हम लोग उसकी किस किस्म की सर्जरी कर सकते हैं। वो सर्जरी अभी हम आगे देखेंगे। तो सर्जिकल इंटरवेंशन न्यूमोथोरैक्स की जो 5 इंडिकेशंस हैं, 6 इंडिकेशंस, उनको और से देख लो, अपनी तरफ से फारसी नहीं लिख के आनी, और एक एक लफ्ज ये वाला याद होना चाहिए। नंबर 1, सेकंड डिप्सीलैटरल न्यूमोथोरैक्स, दूसरी दफा उसी लंग के अंदर अगर हो चुकी हो। नंबर 2, फर्स्ट कॉन्ट्रालैटरल न्यूमोथोरैक्स, पहले एक लंग में हुई फिर दूसरे में हो गई कुछ अरसे बाद, तो आपको सर्जिकली इंटरवीन करना है। नंबर 3, एक ही दफा में बायलैटरल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो गई। नंबर 4, स्पॉन्टेनियस हीमोथोरैक्स है, पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो गई है साथ। नंबर 5, प्रोफेशंस एट रिस्क, पायलट्स और डाइवर्स में बहुत कॉमन है ये। और नंबर 6, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इतनी कॉमन नहीं है, ये आपने याद रखना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी के हिसाब से ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस जो होते हैं वो अक्सर इसको ओवरलुक कर जाते हैं, आपने ओवरलुक नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे एक और बात, ठीक है, ये एक और इमेज आपको दिखाना है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, कि जो चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन होती है वो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका डेली का प्रोसीजर है। डेली से मुराद ये कि बहुत आम रूटीन के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है।
दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मैंने आपको अभी कहा था कि एक वाटर टाइट जार होता है, बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं अंडर वाटर सील। अंडर वाटर सील से मुराद ये होती है कि हम लोग जो भी पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और उसकी हम लोगों ने ड्रेन पास की है, तो जो उसका ड्रेन होगा उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक अंडर वाटर सील से, और बेसिकली उस जार के अंदर या उस सील के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर लिक्विड पड़ा होता है। तो ये जो आपका ड्रेन होता है इसको हम लोग उसके अंदर डिप कर देते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम लोग चेस्ट इंक्यूबेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। बच्चे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, चलो अच्छा, वैसे ही एक वाक्य मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिकली अप्रोचेस क्या है, पहले मैं जरा समझा दूं, उसके बाद हम लोग इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बेसिकली वो हमने आइडियल लोकेशन चूज किया जहां पे हम लोग चेस्ट इंक्यूबेशन को प्रेफर करते हैं। होता इसकी जो लाइंस है वो देख लीजिए कि एंटीरियरली बचे आपका ये देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी है, ये तो इसने सामने से ह्यूमन बीइंग शो किया है, तो उसने उसके ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एंटीरियरली वो प्रेजेंट होता है। बच्चे वो थोड़ा सा ना आपका थोड़ा सा लैटरल और थोड़ा सा एंटीरियरली ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब फुली एंटीरियर नहीं होता, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इसकी एक जो बाउंड्री होती है वो मिड एक्सिलरी लाइन बनाती है। दूसरी जो इसकी बाउंड्री होती है बच्चे, वो बनाता है बिलो, मतलब इसकी तीन बाउंड्रीज है, एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। नंबर 2 पे अबव द लेवल ऑफ निपल, एंड नंबर 3 बिलो एंड लैटरल टू पैक मेजर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट, ये निपल का हो गया, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हो गया, और बिलो एंड लैटरल पैक मेजर आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाता है, इसी के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं। जो आइडियल स्पेस है दैट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। सबसे पहली बात, पहले आपको मैं ये प्रोसीजर एक दफा पढ़ा दूं ताकि एम्बिग्यूटी क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको इसके एसेप्टिक मेजर्स भी बता देता हूं। तो लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी को आपने लोकेट करना है, ठीक है। बी नंबर में लिखा हुआ है पेनिट्रेशन ऑफ स्किन, मसल एंड प्लूरा, स्किन, मसल और प्लूरा को पेनिट्रेट करना है। अच्छा, एक चीज और हमेशा मेरी बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग अप्रोच करते हैं तो वी ऑलवेज पुट अवर हैंड इन एन इंक्लाइंड पोजिशन, ठीक है। कभी भी आपने स्ट्रेट नहीं जाना, क्योंकि जब आप लोग स्ट्रेट इंटरवीन करेंगे, स्ट्रेट अपना जो फिंगर है उसको पास करते हैं, या जिसके जरिए आप लोग पियर्स कर रहे होते हैं उसके जरिए आप लोग पास करते हैं स्ट्रेट, तो आप लंग के पैरेन्काइमा को इंजर कर सकते हैं, लंग का हेमरेज करवा सकते हैं, लंग की कॉन्ट्यूजन करवा सकते हैं। इसलिए आपने थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में अप्रोच करना होता है। ये मैं आप लोगों के लिए इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि जब आप लोग स्लांटिंग पोजीशन में अप्रोच करते हैं तो बड़ा कॉमनली एक एमसीक्यू आ जाता है कि क्या इसकी इसकी वजह से कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाँ, आपने याद रखना है कि जिस स्पेस में आप लोग इंटरवीन करते हैं वहां पे ये देखो बच्चे, रिब के लोअर बॉर्डर के पास हमेशा आपका ये जिधर मेरा एरो मूव कर रहा है, न्यूरोवास्कुलर बंडल मौजूद होता है जिसके अंदर नर्व, आर्टरी और वेन होती है, ठीक है। तो आप नर्व को अगर इरिटेट करेंगे तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए पैरास्थीजिया फील हो सकते हैं उस लाइन के अंदर, उस इंटरकोस्टल स्पेस में। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं, ये आ जाता होता है कि अगर कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो उसको आप कह लें कि नर्व डिस्टर्बेंस हो सकती है, नर्व इरिटेशन, जिसकी वजह से पैरास्थीजिया हो जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, आई एम एन आई विटनेस ऑफ दैट केस। हमारे पास एक पेशेंट आया और सर्जरी की एसआर ने, सीनियर रजिस्ट्रार ने, जो कि कंसल्टेंट बन चुकी थी, शी डिड दिस, उन्होंने ये चेस्ट इंक्यूबेशन की, जबकि चेस्ट इंक्यूबेशन तो PG1 और PG2 को आनी चाहिए, लेकिन वो प्रोटोकॉल पेशेंट था, उसकी चेस्ट इंक्यूबेशन की, और ये जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी, शी रप्चर्ड दैट, और किसी को भी पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है। वो पेशेंट एडमिट हो गया और उसकी सैचुरेशन कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप करती जाए, सब हैरान कि इसकी तो चेस्ट इंक्यूबेशन हुई हुई है, तो फिर ये क्यों उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। 2 दिन मतलब 1.5 दिन उस बंदे ने सरवाइव किया है। कैसे किया है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, वी डोंट नो कि वो कैसे मार्वलसली जो है से जिंदा रह गया। और फिर उस वक्त हमें फील हुआ कि हमारे पाकिस्तान में तो कोई थोरेसिक सर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ 3 जगहों पे गवर्नमेंट के है सेटअप में, निश्तर में, सिम्स के अंदर, और लाहौर में इधर ये हम मेयो हॉस्पिटल में, बस 3 जगहों पे थोरेसिक सर्जरी हो रही है। बाकी किसी जगह पे मतलब प्राइवेट सेटअप में CMH के अंदर हो रही है, बाकी कहीं भी नहीं। तो ये इतने क्रिटिकल केसेस होते हैं जब आप लोग इसको कर रहे होते हैं, इवन एक्सपर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं।
इसलिए मैंने आपको ये चीज पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। तो जब बच्चे हम इस जगह को अप्रोच कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर देखें कि हम लोग क्या करेंगे। ब्लंट डायसेक्शन करते हैं पैराइटल प्लूरा की, ठीक है। और बच्चे ब्लंट डायसेक्शन के लिए एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि आप ब्लंट डायसेक्शन करने के बाद फौरन सूचर को प्लेस कर देते हैं वहां पे, ठीक है। आप लोग ट्यूब नहीं इंसर्ट करते, ये याद रखिएगा, पहले सूचर प्लेस करना है, उसके बाद ट्यूब प्लेस करनी होती है। फिर आपने ट्यूब इंसर्ट की, ठीक है। और उसके बाद बच्चे एक और बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि आपने रास्ता बनाना होता है ट्यूब के लिए। तो यहाँ पे इसने एक स्टेप के अंदर डिजिटल एग्जामिनेशन बताया है, वरना डिजिटल एग्जामिनेशन जो होता है बच्चे वो 2 दफा किया जा सकता है। जब आपने वहां पे पोटेंशियल स्पेस क्रिएट की, सूचर प्लेस किया, सूचर प्लेस करने से पहले आप एक दफा डिजिटल एग्जामिनेशन करके जगह को थोड़ा वाइड कर लेते हैं। क्यों डिजिटल एग्जामिनेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी फिंगर ब्लंट है, तो अल्लाह ना करे वो लंग्स को इंशाल्लाह ताला इंजर नहीं करने वाली, क्योंकि इट्स ब्लंट थिंग। तो आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली पाथवे क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप लोग सूचर प्लेस करते हैं, फिर आप लोग ट्यूब प्लेस करते हैं, और दोबारा फिंगर प्लेस करने का पर्पज ये है कि जो आप वो रास्ता है उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपने सही तरह से वो ट्यूब प्लेस की है या नहीं की, उस जगह पे गई है या नहीं, और आपकी फिंगर पे कोई ब्लीडिंग वगैरह भी हो तो वो आ सकती है, नेचुरली थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो आ ही जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि अंडर वाटर फील्ड के अंदर इसको आपने रखना है। ये देखना बच्चों गौर से, जब भी ये वाली डायग्राम आपकी ऑस्पी में आएगी, फिल 4 आपके माइंड में न्यूमोथॉरक्स का सिनेरियो आना चाहिए। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक जगह से अंदर आती है, एयर की एंट्री होती है, नीचे एयर बबल्स बनते हैं, ठीक है, वो इसी के अंदर रहते हैं, और बाकी एयर जो होती है वो यहाँ से लीक आउट कर जाती है। ये होती है अंडर वाटर सील, ठीक है। ये आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि न्यूमोथॉरक्स का पूरा प्रोसीजर ये है। दूसरी बात एक और यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि आपकी टिप्स पे होने चाहिए, वाइवा में सुने जा सकते हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में सुने जा सकते हैं। बच्चे खास तौर पे फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बच्चों को मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बहुत मैसेजेस ये रिसीव होते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है तो वो तो हमारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यूज तो नहीं आते। एक बात माइंड में बिठा लो, आपका काम टेस्ट सॉल्व करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो या एससीक्यू हो। बच्चे उसका फायदा आपको ये है कि जब आप लोग वाइवा के अंदर बैठते हैं तो आपको एससीक्यू ही बेसिकली पूछा जाता है कि मुझे इसके स्टेप सुनाओ, तो वही चीज आपको लिखनी होती है एससीक्यू में, और वाइवा में आपको सुनानी होती है। तो आपको चाहे एससीक्यू मिले चाहे एमसीक्यू मिले, दोनों अटेम्प्ट किया करें अपनी बेहतरी के लिए, क्योंकि वो आपका एग्जाम है, आपको टेस्ट कर रहा है। बेशक आप लोग वो हेडिंग्स वेडिंग्स और वो ना डालें, क्योंकि बाकी बच्चों को ये करना पड़ता है जिनका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। तो बात बेसिकली बताने का पर्पज ये था कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि आपकी टिप पे स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। मैं उनके नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी इसको माइंड में रख लो और नोट कर लो। अपेंडेक्टमी, ठीक है, लैप्रोस्कोपिक और ओपन दोनों, उसके सारे स्टेप्स आने चाहिए, प्री ऑफ प्रेपरेशन, पोस्ट ऑफ केयर, सब कुछ। कोलिसिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक और ओपन दोनों, हर्नियोटमी और हर्नियोरैपी दोनों। उसके बाद आपको आना चाहिए सेंट्रल वीनस कैथीटर की इंसर्शन, कैसे उसके स्टेप्स हैं। इसके अलावा चेस्ट इंट्यूबेशन प्रॉपर आनी चाहिए। एंडोट्रेकियन इंट्यूबेशन के क्या प्रोसीजर्स हैं ये लाजमी आने चाहिए। मेरे माइंड में इस वक्त ये आ रहे हैं, मैंने ये बता दिए, अगर कोई और आया तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ये वाले मस्ट 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 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आपको ये बहुत कॉमनली सर्जरी के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमें जब हम लोग प्लूरल ये ट्यूब लगा देते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 प्रिकॉशंस यहाँ पे इसने बताई हैं, इसको देख लीजिए। बीवेयर इंसर्टिंग द ड्रेन एंड नॉट द सक्शन इज द लाइफ सेविंग मैनूवर। ड्रेन आपने डालना है, ये ना हो कि आप लोग जो सक्शन भी पास ही पड़ी होती है ना, तो उसको आपने नहीं डालना, ठीक है। ये जब हाउस जॉब में जाएंगे तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। नंबर 2, इफ द लंग इज reluctant to expand, the suction deviates the mediastinum। अगर मतलब ये जो अगर लंग जो है वो सुकड़ा हुआ है, बिल्कुल वो एक्सपेंड नहीं अच्छे तरीके से कर रहा, तो मीडियस्टिनल शिफ्ट्स आ सकती हैं। और अगर लंग फ्रेजाइल है तो एयर लीक भी हो सकता है। तो सक्शन का आपने ये ध्यान लाजमी रखना है कि सक्शन इंटरमीडिएट वैरायटी की हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखें कि हमारे पास और कौन से प्रोसीजर्स हैं जो डेफिनेटिव प्रोसीजर्स जिनको हम लोग कहते हैं न्यूमोथॉरक्स के। जब भी आपको सवाल आएगा व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोथॉरक्स, तो आपने ये वाले प्रोसीजर बताने हैं। 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं बच्चे, एक का नाम है प्लूरेक्टमी
यानी कि प्लूरा को उस जगह से काटना, और नंबर 2 पे है बच्चे प्लूरोडेसिस, यानी कि दोनों प्लूरा को आपस में जोड़ देना। ये याद रखना है आपने, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर ये लंग है, लंग के ऊपर आप ये देखें कि ये विसरल प्लूरा है ऐसे करके, और यहाँ पे ये पैराइटल प्लूरा है, तो अगर इसके बीच में मैं ऐसे सब्सटेंस भर दूं तो इसको हम लोग कहते हैं प्लूरोडेसिस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो प्लूरेक्टमी होती है, ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बच्चे जो पैराइटल प्लूरा होती है उसकी स्ट्रिपिंग कर देते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब है उसे उखाड़ देते हैं, उतार देते हैं। किससे उखाड़ देते हैं? ऑब्वियसली बच्चे चेस्ट वॉल से, क्योंकि पैराइटल प्लूरा जो होती है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये थॉरक्स है, इसके अंदर आपका ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो इसके अंदर अरेंजमेंट कुछ यूं होती है कि विसरल प्लूरा ऐसी होती है, और जो आपकी पैराइटल प्लूरा होती है ये आपकी चेस्ट वॉल के साथ इन कांटेक्ट होती है। तो पैराइटल प्लूरा को आप लोग उखेड़ देंगे, इसको हम कहते हैं प्लूरेक्टमी। याद रखिएगा ये एमसीक्यू आता है। प्लूरेक्टमी में विसरल प्लूरा को कुछ नहीं करते, बस सिर्फ पैराइटल प्लूरा को उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि एक और भी तरीका है, दैट इज नोन एज प्लूरल एब्रेजन, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने ना प्लूरा को आपस में जोड़वाना होता है, प्लूरोडेसिस करवाना है, उनको आपस में जोड़ के रखना है। तो ये एक तो हम प्लूरेक्टमी अगर हम लोग कर दें उसको प्लूरेक्टमी, तो वो तो काम ही खत्म हो गया। नंबर 2 के ऊपर है प्लूरल एब्रेजन, ये दूसरा तरीका है प्लूरोडेसिस करवाने का। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर बच्चे हम लोग ये करते हैं कि जो पैराइटल प्लूरा होती है ना, इसको हम लोग एक स्कोरर बेसिकली एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या आप कह ले होता है, जो कि ब्लंट सा होता है, ऐसी इस शेप का होता है वो, ठीक है। उसके ब्लंट एंड से बच्चे हम लोग स्क्रैप करते हैं ऐसे ऐसे, इसको इसकी खारिश करते हैं, स्क्रैच करते हैं पैराइटल प्लूरा को। तो इस इरिटेशन की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, पैराइटल और विसरल प्लूरा, ठीक है। ये मैं आपको प्लूरल एडहेजन के डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूँ, प्लूरल एब्रेजन। और नंबर 2 पे है केमिकल प्लूरोडेसिस। केमिकल प्लूरोडेसिस में हम ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एलर्जिक ना हो, लेकिन दोनों प्लूरा को आपस में जुड़वा दे। ये था बच्चे आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट न्यूमोथॉरक्स का। अब आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आगे भी काम आएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे जो और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा।